हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन टर्म क्यों दिया गया है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो एक एंटायर एंटीजन जो रहता है वो कभी भी, जो एंटायर मॉलिक्यूल है एंटीजन का, वो कभी भी एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। हमने ये देखा था कि जो एंटीजन का पार्ट होता है, सपोज़ ये एक पार्ट है एंटीजन का, ये एक पार्ट है एंटीजन का, तो वो जो पार्ट है एंटीजन का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिटोप्स, या फिर हम उसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, तो जो एपिटोप्स होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव रीजन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जो एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है जो एपिटोप्स के साथ इंटरैक्ट करता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। सो एपिटोप्स जो रहते हैं वो इंटरैक्ट करेंगे पैराटोप के साथ में ऑफ द एंटीबॉडी, सो दैट फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो ये हमने देखा था कि एंटीजन का एक पार्ट होता है एपिटोप जो कि बाइंड होगा विद द पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी और फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर एंटीबॉडी में फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर एंटीजन्स में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स वो खुद एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फिर एंटीबॉडीज़ पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहाँ से है, हाउ द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हैवी चेन्स है, 2 लाइट चेन है और ये दोनों ही कनेक्टेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कि हमने पढ़ा था एंटीबॉडी क्या होता है, किस टाइप का ये है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन है मतलब बेसिकली ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन है मतलब कि हम लोगों ने ये देखा था इम्यूनोजेनिसिटी लेक्चर में कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव इम्यूनोजेंस होते हैं। दे आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव इम्यूनोजेंस। ओके, इफ़ेक्टिव इम्यूनोजेंस मतलब कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होता है ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। सो एंटीबॉडी भी वही एक उन्हीं प्रोटीन्स में से एक है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। सो बाकी प्रोटीन्स की तरह ये एंटीबॉडी भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, और इसीलिए ये एक, जैसे कैसे, मतलब अगर हम सोचें कि हाउ ये जो इम्यूनोजेन के जैसे कैसे काम कर सकता है, तो ये क्वेश्चन तब होगा जब या फिर इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि जब एंटीबॉडीज़ को हम इंजेक्ट करें किसी दूसरे स्पीशीज़ में, जब किसी दूसरे स्पीशीज़ या दूसरे होस्ट में अदर स्पीशीज़ और अदर होस्ट में जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये प्रोटीन्स जो रहते हैं अब ये इन स्पीशीज़ और होस्ट ऑर्गेनिजम्स में फॉरेन मॉलिक्यूल के जैसे काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन ही है। सो ये फॉरेन मॉलिक्यूल के जैसे काम करेंगे एंड इसीलिए ये एंटीजन्स के जैसे काम करते हैं इन अदर स्पीशीज़ और होस्ट, और फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सपोज़ इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीशीज़ है, ये एक स्पीशीज़ है, और यहाँ पर एक दूसरा स्पीशीज़ जो है वो माउस है। तो ये स्पीशीज़ 1 हो गया एंड ये स्पीशीज़ 2 हो गया। अब ये जो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रहा है, इन एंटीबॉडीज़ को जब ह्यूमन के एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जाता है माउस में, सो ये माउस
इन एंटीबॉडीज़ को रिकग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह रिकग्नाइज करेगा। और ये जो रहेगी, ये एंटीबॉडीज़ जो रहेंगे ये एंटीजेंस के जैसे काम करेंगे इन द माउस स्पीशीज़। और इसी तरह से फिर ये जो माउस है ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा या एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा अगेंस्ट दिस, इस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज़ है। ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ है। सो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट माउस जो है वो अपने एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा। सो इन एंटीबॉडीज़ को कहेंगे एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़। दिस ये नहीं है, ये इन एंटीबॉडीज़ कहेंगे एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़। ओके, तो क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ है, अभी हमने देखा ये एक एंटीजन के जैसे ही काम कर रहे हैं। और अगर ये एंटीजन्स के जैसे काम कर रहे हैं मतलब कि इनमें कुछ ऐसे रीजन्स होंगे, कुछ ऐसे साइट्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होंगे और उन्हें ही हम एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, जो कि फिर बाइंड कर जाएंगे दूसरे एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स के साथ में, ताकि वो एक फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। सो क्योंकि ये भी एक एंटीजन के साथ जैसे ही काम करता है, इसमें भी कुछ ऐसे साइट्स होने चाहिए जो कि रिकग्नाइज्ड हो सके दूसरे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से और फर्दर रिएक्शंस जनरेट हो सके। तो इसीलिए जो टर्म है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ये जो रहता है ये एंटीजेंस के जैसे काम कर सकता है इन अदर स्पीशीज़ या फिर इन अदर होस्ट में। और ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है ये एंटीजेंस में ही प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इम्यूनोग्लोबुलिन में ही प्रेजेंट होंगे। सो आज हम जो बात करेंगे वो होगा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि एपिटोप्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में प्रेजेंट है, उन एपिटोप्स के बारे में नहीं बात करेंगे जो एंटीजेंस में प्रेजेंट है, उन एपिटोप्स के बारे में बात होगा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पर प्रेजेंट है। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एपिटोप्स होते हैं ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। फर्स्ट जो रहेगा वो आपका होगा आइसोटाइप, सेकेंड होगा एलोटाइप एंड थर्ड होगा इडियोटाइप। सो आइसोटाइप और एलोटाइप ये दोनों ही टाइप के जो एपिटोप्स होते हैं या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये दोनों ही टाइप के डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कांस्टेंट रीजन में ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। हेवी और लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो इडियोटाइप है ये डिफरेंट है, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो रहता है ये सिर्फ वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। सो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो समझ में आ जाए, ये जो कांस्टेंट रीजन है, ये पोर्शन है हेवी चेन और लाइट चेन का, दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पर आइसोटाइप और एलोटाइप दोनों ही प्रेजेंट होंगे, जबकि ये पोर्शन में इडियोटाइप प्रेजेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दिस कांस्टेंट रीजन, यहाँ पर आइसोटाइप प्रेजेंट होगा और दिस ऑरेंज पार्ट अगेन एलोटाइप में भी इस पोर्शन में ही एलोटाइप्स प्रेजेंट होंगे एंड इडियोटाइप जो रहेंगे वो वेरिएबल रीजन्स पे प्रेजेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को डिटेल में। सो फर्स्ट है आइसोटाइप। आइसोटाइप, सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आइसो का मीनिंग क्या होता है। आइसो, वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम, सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। मतलब कि सपोज़ एक स्पीशीज़ है, ये एक स्पीशीज़ है स्पीशीज़ 1 एंड ये अनदर स्पीशीज़ है। तो जो इनमें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रहेंगे
वो सारे ही मेंबर्स पे सेम होंगे। लाइक वी कैन से यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स है। सपोज दिस इज़ मेंबर 1, दिस मेंबर 2, मेंबर 3, और यहाँ पर भी मेंबर्स है। मैं सिर्फ 2-3 मेंबर्स ही ले रही हूँ, 1, 2 एंड 3। तो इन सारे में ही जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, सपोज ये इस टाइप के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है। जस्ट फॉर एग्जांपल इस टाइप के सिंबल हम ले लेते हैं, इस तरीके का। सो मेंबर 1 में अगर इस टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट है, इस तरीके के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है, तो मेंबर 2 में भी सेम उसी तरीके के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल्सो मेंबर 3 में सेम उसी तरीके के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होंगे। वैसे ही स्पीशीज़ 2 में देखेंगे तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके जो सिंबल्स होंगे वो अलग होंगे। लाइक सपोज़ इस टाइप के कोई सिंबल है या फिर कोई इस टाइप का है। तो इस तरीके का जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है वो सारे ही मेंबर्स में सेम होगा। विद इन वन स्पीशीज़ ऑल द सारे ही मेंबर्स पे ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, एपिटोप्स है, वो सेम है। सो कहने का मतलब यही है कि आइसो का मतलब क्या हो रहा है कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो सारे के सारे सेम है इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ के मेंबर्स में सारे में सेम होगा एंड अनदर स्पीशीज़ में उनके जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होंगे वो सेम होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट ये जानते हैं कि सेम क्या होगा। सेम व्हाट, मतलब कि जीन लेवल पे क्या चीज़ सेम हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम जान सकते हैं कि सेम कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट रीजन जीन्स in all the members of species। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ ये एक कांस्टेंट रीजन का ये जीन है, ओके, एंड ये अलग अलग कांस्टेंट रीजन्स के जीन प्रेजेंट है यहाँ पर। दीज आर द डिफरेंट कांस्टेंट रीजन जीन्स। ओके, अब क्या हो रहा है कि अगर आइसोटाइप है तो सारे ही मेंबर्स में ये जो कलेक्शन है कांस्टेंट रीजन जीन का, ये सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होगा। इन मेंबर 1, इन मेंबर 2, इन मेंबर 3, ठीक है, सारे ही मेंबर्स में प्रेजेंट होगा ऑफ अ गिवन स्पीशीज़। तो सेम क्या रहेगा, सेम कलेक्शन रहेगा ऑफ द कांस्टेंट रीजन जीन्स। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम क्लास ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि अगर वो जीन है तो वो जीन से ही प्रोटीन एनकोड होगा, और अगर प्रोटीन एनकोड होगा मतलब कि क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो बनेगा वो उसी जीन से ही बनेगा। तो ऑब्वियसली सेम क्लास ऑफ एंटीबॉडी भी रहेगा इन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़, इन ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रहेगा इन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़, इन ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़। सो इसका तो यहाँ पर जो आइसो का मीनिंग है वो डिफ़ाइन करने का जो तरीका है वो यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से है। जैसे कि सेम कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट रीजन कह सकते हैं, या फिर उन्हीं जीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है हम उसे क्लास ऑफ एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, या फिर उन जीन से ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उन्हें भी सेम कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो वे ऑफ डिफ़ाइन करने का जो तरीका है आइसो
को वो सभी भले ही यहाँ पर अलग दिख रहे होंगे, लेकिन जो मीनिंग है सारे लाइंस का वो सेम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आइसोटाइप्स के अंडरस्टैंडिंग्स की क्या है आइसोटाइप का मीनिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता है कि ह्यूमंस में दे हैव 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, ये हमें पता है, हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ के टाइप्स में ये चीज़ पढ़ रखा है। सो यहाँ पर अब इन इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को हमने किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था? बेस्ड ऑन द हियर आई कैन राइट बेस्ड ऑन heavy chain constant region, okay, heavy chain constant region, उसके बेसिस पर ही टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो रहता है वो डिफाइन होगा। मतलब कि अगर एक हैवी चेन है, सपोज कर लेते हैं गामा, अगर गामा हैवी चेन प्रेजेंट है तो फिर आईजीजी एंटीबॉडी फॉर्म होगा। अगर अल्फ़ा हैवी चेन प्रेजेंट है तो आईजीए फॉर्म होगा। अगर म्यू है हैवी चेन सो आईजीएम फॉर्म होगा। एप्सिलॉन है तो आईजीई फॉर्म होगा एंड डेल्टा है तो आईजीडी। और ये सारे ही सब क्लासेस और सारे ही जो क्लासेस रहेंगे वो सारे ही ह्यूमंस में प्रेजेंट रहेंगे इन एक, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो क्लासेस रहेंगे वो सारे ही मेंबर्स में सेम रहेंगे विद इन अ स्पीशीज़, ठीक है। वैसे उसी तरीके से लाइट चेन को भी अगर हम डिफरेंशिएट करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन, कप्पा एंड लैम्डा। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज़ मान लेते हैं कि ये एक हैवी चेन है, ये एक हैवी चेन है, दिस इज़ द हैवी चेन एंड यहाँ पर ये इसका कांस्टेंट रीजन हो गया। अब क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो एंटीबॉडी है ये एक प्रोटीन है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, सो जो कांस्टेंट रीजन रहेगा ये भी एक प्रोटीन ही हुआ। और ये प्रोटीन किससे एनकोड हुआ होगा? ये ज़रूर किसी जीन से एनकोड हुआ होगा। और वो जीन क्या हो सकता है? कांस्टेंट रीजन जीन होगा, क्योंकि कांस्टेंट रीजन प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कांस्टेंट रीजन जीन, ठीक है। सो कांस्टेंट रीजन जीन से अलग अलग कांस्टेंट रीजन प्रोटीन फॉर्म हो रहा है एंड कांस्टेंट अलग अलग जो कांस्टेंट रीजन जीन्स है ये डिफाइन करेंगे डिफरेंट कांस्टेंट रीजन जीन्स। ये जो रहेंगे ये डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का एंटीबॉडी फॉर्म होगा। सपोज करते हैं कि एक कांस्टेंट रीजन जीन अल्फ़ा का है, सो इससे आईजीए प्रोड्यूस होगा। सपोज करते हैं कि सी म्यू है, सो आईजीएम प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कांस्टेंट रीजन जीन्स है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट रीजन जीन्स है, ये जो है ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम आइसोटाइप कहते हैं। या अगर हम और इसे क्लोजली समझें तो सपोज़ ये एक एंटीबॉडी है और यहाँ पर कुछ सपोज कर लेते हैं कि ये कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है एंड अनदर एंटीबॉडी है जो कि इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कुछ इस सर्कल फॉर्म में है, लाइक दिस। अब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है कांस्टेंट रीजन में हैवी चेन एज वेल एज दोनों ही हैवी चेन में भी एंड सपोज कर लेते हैं लाइट चेन में भी, ये दोनों ही डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का एंटीबॉडी होगा, कौन से क्लास का एंटीबॉडी फॉर्म होगा। लाइक यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर फॉर्म का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है,
सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग IgA एंटीबॉडी। और अगर इस टाइप के कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट एपिटोप्स प्रेजेंट है कांस्टेंट रीजन में, तो फिर ये डिफ़ाइन करेंगे दूसरे क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ को। यहाँ पर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है ये अलग है, सो ये डिफरेंट क्लास को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ के जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो अलग है, सो दे विल डिटरमाइन डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी। सो ये जो कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो कांस्टेंट रीजन पर कुछ एपिटोप्स जो प्रेजेंट है, इन्हें हम कहते हैं आइसोटाइप, जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं एक क्लास और सब क्लास ऑफ द एंटीबॉडी। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, आइसोटाइप कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि आइसोटाइप क्या होता है। आइसोटाइप जो रहता है यहाँ पर शो कर रखा है, आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स, ये जो रहता है ये कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पर अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो कांस्टेंट रीजन में सपोज करते हैं कि ये कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है कांस्टेंट रीजन में, एंड यहाँ पर स्पीशीज़ तो सेम है। ठीक है, सबसे पहले तो हम स्पीशीज़ देख रहे हैं, स्पीशीज़ तो सेम है। एंड नाउ यहाँ पर जो एपिटोप्स है वो इस तरीके के हैं जो IgG1 क्लास को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब अगर ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स चेंज हो जाते हैं तो उसकी क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एपिटोप्स है वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के हैं। तो इस टाइप के जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि कांस्टेंट रीजन्स पर प्रेजेंट है, सो अब ये क्योंकि ये डिफरेंट है फ्रॉम दिस, सो ये डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। सो जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा गया है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं आइसोटाइप, या फिर हम एपिटोप्स कह सकते हैं, प्रेजेंट इन द कांस्टेंट रीजन, जो कि कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट है कांस्टेंट रीजन में। कैरेक्टराइज द क्लासेस, जो कि एक क्लास को कैरेक्टराइज करते हैं। ये जो इस रीजन में जो एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है इस रीजन में, ये जो है ये डिटरमाइन कर रहे हैं एक क्लास ऑफ एंटीबॉडी या सब क्लास ऑफ हैवी चेन एंड टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ लाइट चेन। एक स्पीशीज़ में जो डिटरमाइन करेंगे उसे हम आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि कॉमन टू जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो रहते हैं इनके, ये कॉमन होते हैं एंड शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम एनिमल स्पीशीज़। और क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मीनिंग ऑफ आइसो का मतलब क्या है कि सेम रहना, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि इसमें सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होगा सारे ही मेंबर्स में ऑफ द सेम एनिमल स्पीशीज़, and they are constant region determinants that collectively define each heavy chain class and subclass and each light chain type and subtype within a species। so जो constant region में जो determinants present है वही define करते हैं। A separate constant region gene is responsible for encoding each isotype and the same collection of the constant region genes are carried by all the members of species। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि एक सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन जो रहेगा, अगर एक सेपरेट कांस्टेंट सपोज यहाँ पर C अल्फ़ा है, यहाँ पर C म्यू है, ये सारे जीन्स है। सो ये तो हमेशा ही, क्योंकि ये सेपरेट है, सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन ये डिटरमाइन करेगा टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये अनदर जो रहेगा ये अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी। सो इस सेंटेंस का मतलब ही यही है कि सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन जो रहेगा वो एनकोड करेगा ईच आइसोटाइप को, और जो कलेक्शन रहेगा सेम कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट रीजन जीन वो सारे ही, ये जो पूरा कलेक्शन है और आगे जितने भी जीन्स होंगे ये पूरा कलेक्शन जो रहेगा ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहेगा। सो इस लाइन का मीनिंग ये है कि ये टाइप को डिटरमाइन करता है सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन, और सेम कलेक्शन है मतलब हम कह सकते हैं आइसोटाइप।
सो ये पूरा जो एक कंप्लीट लाइन है ये पूरा एक आइसोटाइप का मीनिंग को डिफाइन करता है कि आइसो का मतलब सेम कलेक्शन और टाइप का मतलब ये है कि सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन एक टाइप को डिटरमाइन करता है. सो ईच नॉर्मल इंडिविजुअल विल एक्सप्रेस ऑल आइसोटाइप्स इन अ सीरम इफ इट इज़ विद इन स्पीशीज़. तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में सारे ही आइसोटाइप्स प्रेजेंट होंगे इफ़ इट इज़ विद इन अ स्पीशीज़. सो अगर ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ के हैं, अगर वो सेम स्पीशीज़ के होंगे तो क्या होगा, सेम स्पीशीज़ के हैं इसका मतलब कि उसमें सेम आइसोटाइप होगा, सेम आइसोटाइप. और अगर ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं सो यहाँ पर अब हमें डिफरेंट आइसोटाइप्स देखने को मिलेगा. क्यों डिफरेंट आइसोटाइप, क्योंकि उसमें डिफरेंट कांस्टेंट रीजन जीन्स होगा. और अगर डिफरेंट कांस्टेंट रीजन जीन होगा सो डिफरेंट प्रोटीन यानी कि डिफरेंट कांस्टेंट रीजन या डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो रहेगा फॉर्म होगा, इसीलिए डिफरेंट आइसोटाइप्स प्रेजेंट होगा. सो ये था आइसोटाइप. अब यहाँ पर ही एक्सप्लेन, ये एक माउस का हैवी चेन का डीएनए है जो कि मैं अभी इतना देर से एक्सप्लेन की थी. यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम में शो किया गया है कि यहाँ पर हैवी चेन डीएनए है एंड यहाँ पर वेरिएबल रीजन वीडीजे रीजन दिया है. हमें इस रीजन से अभी समझना है. ये कांस्टेंट रीजन है, ये इतना पोर्शन कांस्टेंट रीजन है. दिस इज़ द कांस्टेंट रीजन. अब जैसे कि मैं बता रही थी कि जो ये जो है ये सी म्यू जीन है, सी डेल्टा जीन, सी गामा 3 जीन, ये सारे जीन्स है. सो सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन जो रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टाइप ऑफ एंटीबॉडी. तो ये IgM प्रोड्यूस करेगा, ये IgD प्रोड्यूस करेगा, ये सी गामा 3 IgG3, देन ये IgE एंड सी अल्फ़ा IgA. सो जैसे कि हमने अभी डिफ़ाइन किया था, ये जो थे सेपरेट कांस्टेंट रीजन जो रहेंगे ये टाइप को डिटरमाइन करेंगे, टाइप ऑफ एंटीबॉडी. और जो ये पूरा सेम कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट रीजन जीन्स है वो सारे में ही प्रेजेंट होगा, सारे ही मेंबर्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसे हम आइसो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटाइप. फॉर्मेशन ऑफ एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडीज़. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आइसोटाइप्स होते हैं ये सिर्फ एक स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक है, ये सिर्फ एक स्पीशीज़ में ही ये स्पेसिफिक है. सपोज कर लेते कि यहाँ स्पीशीज़ 1 है एंड यहाँ स्पीशीज़ 2 है. इन दोनों को एंटीजेनिक जो इन दोनों ही स्पीशीज़ के कांस्टेंट रीजन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे एंड कांस्टेंट रीजन डिफरेंट होगा तो टाइप आइसोटाइप्स जो रहेंगे वो भी डिफरेंट होंगे. और अगर आइसोटाइप्स डिफरेंट है तो इन आइसोटाइप्स को अब ये फॉरेन मॉलिक्यूल के जैसे रिकग्नाइज करेंगे. सपोज करते हैं कि ये एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और इस एंटीबॉडी को हम स्पीशीज़ 2 में इंजेक्ट करते हैं. तो जब हम स्पीशीज़ 2 में इंजेक्ट करेंगे तो अब ये एंटीबॉडी जो रहेगा ये एक फॉरेन मॉलिक्यूल के जैसे रिकग्नाइज होगा. क्यों? क्योंकि जो इसमें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है, जो आइसोटाइप्स प्रेजेंट है ये फॉरेन है फॉर इस स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि ये सेकेंड स्पीशीज़ के जो कांस्टेंट रीजन है, जो एंटीबॉडीज़ के टाइप्स आइसोटाइप्स जो रहेंगे वो डिफरेंट होंगे. सो दे विल रिकग्नाइज इस अनदर जो स्पीशीज़ के जो एंटीबॉडी है उनके लिए इनके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स फॉरेन होंगे एंड दैट इसीलिए ये एक एंटीजन के जैसे काम करेंगे. और अगर ऐसा रहेगा तो फिर इसके रिस्पॉन्स में स्पीशीज़ 2 जो रहेगा ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा विच विल बी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा एंड ये बाइंड कर जाएगा इन आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स के साथ में, बिकॉज ये इन एंटीबॉडीज़ के लिए फॉरेन है. सो इन एंटीबॉडीज़ को अब हम कहते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स
एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडीज। सो द एंटीबॉडीज फ्रॉम एक स्पीशीज से जब हम इंजेक्ट करते हैं टू अदर इंड्यूस एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, क्योंकि जो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स है ये कंसिडर हुए जाते हैं एज ए फॉरेन बाय द एंटीबॉडीज़ ऑफ अदर स्पीशीज़, क्योंकि इनके एंटीबॉडीज़ के जो आइसोटाइप्स है वो अलग है और इन दूसरे स्पीशीज़ के जो आइसोटाइप्स है वो डिफरेंट है। सो इस तरीके से एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडीज़ जो रहता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्लास ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो है वो है एलोटाइप। सेकेंड क्लास इज एलोटाइप। सो ये भी कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट है। एलोटाइप, सो एलो मीन्स different in individuals of same species. Different in individuals of same species. अब ये जो एलोटाइप होते हैं ये एलील्स, अब जो डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एलील्स रहेगा। तो एलोटाइप्स जो रहते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन द जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल सभी का जो जेनेटिक्स है वो अलग अलग होगा। सो ये जेनेटिक डिफरेंसेस पे बेस्ड होता है। अब अभी हमने देखा था कि जो आइसोटाइप्स था, जो क्लास ऑफ एंटीबॉडी है, वो एक कांस्टेंट रीजन से डिटरमाइन हो रहा था। कांस्टेंट रीजन जीन्स थे एंड कांस्टेंट ये कांस्टेंट रीजन जीन्स थे एंड ये जो रहते हैं क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ को डिटरमाइन कर रहे थे। अब जीन्स है मतलब कि इनमें एलील्स भी होंगे। द जीन्स कंसिस्ट ऑफ एलील्स ऑल्सो। सो एलील्स जो रहते हैं, अब यहाँ पर भी वही बात है कि विद इन स्पीशीज़ में सारे ही मेंबर्स में जो जीन्स है, सपोज़ ये एक स्पीशीज़ है का एक, और यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स, दीज आर डिफरेंट मेंबर्स, ओके। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे ही मेंबर्स सेम जीन्स को इनहेरिट करेंगे। सारे ही मेंबर्स में तो सेम सेट ऑफ जीन आएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटाइप, ओके। सारे ही सेम सेट ऑफ कांस्टेंट रीजन जीन है, बट क्या हो रहा है कि मल्टीपल एलील्स जो रहते हैं वो किसी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही एलील्स जो रहते हैं, मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट। सो यही एलील्स फिर माइनर अमीनो एसिड डिफरेंसेस लाते हैं, क्योंकि जीन्स जो रहते हैं वही फिर बाद में प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे। सो माइनर अमीनो एसिड चेंजेस आने के कारण जो है डिफरेंसेस आ जाएगा। तो उन्हीं डिफरेंसेस को कहते हैं एलोटाइप। मतलब कि जो एलील्स रहेंगे वो माइनर अमीनो एसिड डिफरेंसेस ला रहे हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ एलीलिक फॉर्म ऑफ सेम जीन, जिसके कारण थोड़े से अमीनो एसिड सीक्वेंसेस जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनर अमीनो एसिड डिफरेंसेस, जो अमीनो एसिड है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने के कारण एक मतलब जो कांस्टेंट रीजन है वहाँ पर चेंज होने के कारण एक डिफरेंट डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस होता है। उन्हें हम एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ये डायग्राम यहाँ पर शो कर रखा है अच्छा से समझने के लिए। सी हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज़ है, ये भी सेम स्पीशीज़ है, ये कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होता है एलोटिपिक डिटर्मिनेंट, ये शो कर रखा है, एंड दोनों ही आइसोटाइप्स जो है वो सेम है। अगर हम देखें दोनों ही क्लास ऑफ एंटीबॉडीज सेम है, बट ये स्ट्रेन ए का है एंड यहाँ पर स्ट्रेन बी का है। क्या हो रहा है कि इन दोनों में ही इसके जो एलील्स है, इस ऑर्गेनिज्म के जो एलील्स है वो अलग होंगे, थोड़े से अलग होंगे
इफ़ यू कैन सी यहाँ पर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो सारे सेम है दोनों ही में, क्योंकि ये आइसोटाइप्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर थोड़े से स्लाइट डिफरेंसेस जो आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं हैवी चेन में भी और लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन में जो स्लाइट डिफरेंसेस जो आ रहा है यही एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स होता है, जो कि क्योंकि ये एक एलीलिक फॉर्म को डिटरमाइन कर रहा है, ओके। और इसी के कारण एक स्लाइट चेंजेस आ जाता है इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस में, जो कि फॉरेन होता है टू। सो ये एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल में ही अलग से प्रेजेंट होगा, ये इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल 2, ओके। सो ये जो स्लाइट डिफरेंसेस है दैट इज़ ओनली नोन एज एलोटिपिक डिटर्मिनेंट। सो अगर सिंगल एलोटिप डिटर्मिनेंट है सो हम एलोटिपिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। ग्रुप या सम ऑफ ऑल द एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स को एलोटाइप कहते हैं। सो ये जो रहते हैं बेसिकली क्या रहते हैं, ये एक एलीलिक फॉर्म रहेंगे ही, एलीलिक फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। So, although all the members of a species inherit the same set of isotype genes, although सारे ही members जो रहते हैं एक species के उनमें सभी में ही isotype genes जो रहते हैं वो भले ही same हो, लेकिन multiple alleles कुछ genes के लिए present हो सकता है। ये alleles encode करते हैं subtle amino acid differences, और क्योंकि थोड़े से जो alleles रहते हैं वो कुछ अमीनो एसिड डिफरेंसेस में अमीनो एसिड्स में चेंजेस ला देते हैं, और उसी के कारण हम उसे एलोटिपिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। सम ऑफ द इंडिविजुअल एलोटिपिक डिटर्मिनेंट डिस्प्लेड बाय एन एंटीबॉडी डिटरमाइंस इट्स एलोटाइप। सो जो एक सिंगल डिटर्मिनेंट रहेगा उसको एलोटिपिक डिटर्मिनेंट कहेंगे, एंड जो कंप्लीट जो सम ऑफ ऑल द एलोटिपिक डिटर्मिनेंट को हम एलोटाइप कहते हैं। Based on the genetic difference among the individuals, it is based on the existence of allelic forms of the same gene. जीन सेम रहेगा, उसके allelic forms के कारण एलोटाइप्स जनरेट होते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्पेसिफाइड बाय allelic forms of the immunoglobulin genes are called as allotypic determinants. एंड ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये कुछ में ही प्रेजेंट होंगे, बट नॉट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़। सो ये किसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, एक इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एलोटाइप जो है वो एक 1 to 4 अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंसेस होता है। यहाँ पर भी कुछ अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो गए हैं, सेम इज हियर इन दिस केस। फॉर्मेशन ऑफ एंटी एलोटिपिक एंटीबॉडीज़, तो क्योंकि ये एक इंडिविजुअल्स को स्पेसिफाई करेगा, ये इंडिविजुअल 1 है एंड इंडिविजुअल 2 है। स्पीशीज़ लेकिन सेम रहेगा, ग्रुप ऑफ जो रहेगा वो स्पीशीज़ विल बी सेम, इंडिविजुअल्स अलग अलग रहेंगे। अगर इंडिविजुअल 1 का एंटीबॉडी को जब हम इंजेक्ट कर देते हैं इंडिविजुअल 2 में, अब ये जो इंडिविजुअल 2 के पास इसके जो एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स है वो नहीं है, क्योंकि इसके खुद के दिस इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन एलोटिपिक डिटर्मिनेंट। तो अब ये आइसोटाइप्स तो सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही स्पीशीज़ में बिलोंग कर रहे हैं, तो जो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट वो तो सेम रहेगा, लेकिन वो उसके लिए एलोटिपिक डिटर्मिनेंट फॉरेन हो जाएगा, और इसीलिए अब वो एलोटिपिक डिटर्मिनेंट के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगा इट विल बी अगेंस्ट दिस। सो इस टाइप के एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं एंटी एलोटिपिक एंटीबॉडी। Antibody can be produced against the allotypic determinants by injecting antibodies from one member of a species of another member of the same species। जैसे कि मैंने बताया कि सेम स्पीशीज़ के ही एक मेंबर से जब हम एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करेंगे अनदर मेंबर में जिसमें कि अलग अलग एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स है, तब एलोटिपिक एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगे।
ये कब फॉर्म होता है या ये कब ऑब्जर्व करने को मिलता है? Sometimes mother during pregnancy also produces antibody to allotypic determinants in response to paternal allotypic determinants on fetal immunoglobulins. So जब भी डिलीवरी के टाइम पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होता है तो मदर जो रहती है वो एंड एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स जो कि पैटर्नल एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि फीटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स में प्रेजेंट है. सो एंटीबॉडीज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स. नाउ द लास्ट क्लास of the antigenic determinant is idiotype. अब जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है idiotype, थर्ड टाइप. अभी तक हमने जो आइसोटाइप और एलोटाइप के बारे में जो बात की वो दोनों ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं. बट ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है ये प्रेजेंट होते हैं इन द वेरिएबल रीजन. अब सपोज करते हैं कि एक एंटीजन आ जाता है. दिस इज़ वन एंटीजन एंड यहाँ पर एक और एंटीजन देख लेते हैं. सो यहाँ पर एक एंटीजन है एंड इट हैज़ एंटर्ड बॉडी में एंटर कर जाता है. सो बी सेल्स जो रहेंगे इसमें इस टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट है. ठीक है. एंड इसमें लेट मी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली अंडरस्टूड हो. तो यहाँ पर इस टाइप्स के एपिटोप्स प्रेजेंट है इन द सर्कल फॉर्म. तो अब जो बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, दीज आर द बी सेल्स. अब बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट दीज एंटीजन्स. अब ये जो एंटीबॉडीज़ जो ये वाले बी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये इनके वेरिएबल रीजन इस एपिटोप्स के लिए स्पेसिफिक है. ओके क्योंकि ये इसके लिए ही प्रोग्राम किए गए थे ताकि वो इस एंटीजन्स के साथ इन एपिटोप्स के साथ बाइंड करे एंड फर्दर रिएक्शंस फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे. सो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ ये जो रहेंगे ये इसके साथ ही बाइंड करेंगे. सो इनके जो वेरिएबल रीजन्स हैं वो डिफरेंट है. वेरिएबल रीजन जो रहेंगे ये स्पेसिफिक होते हैं. अब जो अनदर जो बी सेल रहेगा वो सपोज ये अनदर बी सेल है. अब ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा वो इसके जो एंटीबॉडीज़ रहेंगे इसके जो एंटीबॉडीज़ के जो वेरिएबल रीजन रहेंगे वो इस एपिटोप्स के लिए स्पेसिफिक होंगे. ओके तो ये सारे के सारे एंटीबॉडीज़ जो रिलीज़ हो रहे हैं ये सारे ही उसी एपिटोप्स के लिए स्पेसिफिक है. सो यहाँ पर दे विल बाइंड विद दिस. सो ये इसका जो वेरिएबल रीजन रहेगा अब ये अलग होगा क्योंकि ये इस एपिटोप के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये सेम इंडिविजुअल में हो रहा है और सेम इंडिविजुअल में ही हम देख सकते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं. वेरिएशंस है इन द वेरिएबल. इसके जो वेरिएबल रीजन इसमें वेरिएशन है, इसके वेरिएबल रीजन वेरिएशन. तो हम क्या देख रहे हैं सेम इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस इन द वेरिएबल रीजन. वेरिएबल रीजन्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है. वेरिएशंस फॉर्म होने को मिल रहा है या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो ये जो यूनिक जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वेरिएबल डोमेन्स का ये इवन ये बाइंड भी करने का काम कर रहे हैं विद एपिटोप्स के साथ में एज वेल एज यहीं पर ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो वेरिएबल लाइट चेन एंड हैवी चेन इस पोर्शन में इसको अगर हम जूम करें तो फिर हम देख सकते हैं कि कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो कि वेरिएबल लाइट चेन और हैवी चेन्स पे प्रेजेंट होते हैं
वो उस एंटीबॉडी के लिए यूनिक है, राइट। इस बी सेल्स के जो एंटीबॉडी है, इसमें जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे वो यूनिक है, इन एंटीबॉडीज़ के लिए यूनिक है। और जो इन एंटीबॉडीज़ में जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो उस टाइप के एपिटोप्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स वो यूनिक है। सो कहने का मतलब क्या था कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है वेरिएबल रीजन में, और हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में ही, वो यूनिक रहते हैं किसी भी एंटीबॉडीज़ के लिए, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के लिए बहुत ही यूनिक होते हैं ऑफ अ गिवन स्पेसिफिसिटी। उससे ही हम आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को आइडियोटिपिक कहते हैं, और जो कलेक्शन या सम ऑफ द आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स को आइडियोटाइप कहते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट आइडियोटाइप। अब हम यहाँ पर भी डायग्राम से समझ सकते हैं कि आइडियोटाइप क्या होता है। आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट जो रहता है वेरिएबल रीजन्स में प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ वेरिएबल रीजन में स्पीशीज़ सेम है, इवन द एंटीबॉडी का जो टाइप है वो भी सेम है, लेकिन ये स्पेसिफिक है एंटीजन ए के लिए एंड ये स्पेसिफिक है एंटीजन बी के लिए। तो अगर वो एंटीजन ए के लिए स्पेसिफिक होगा तो उसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है। सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को आइडियोटोप कहते हैं, एंड द कलेक्शन, पूरा जो कलेक्शन है उन्हें हम आइडियोटाइप कहेंगे। ओके, सो ये जो एंटीजेनिक, ये जो सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है ये एंटीजन ए के लिए स्पेसिफिक होंगे, एंड यहाँ पर जो दूसरे शेप के जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है ये एंटीजन बी के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये ईच एंटीबॉडी इज हैविंग स्पेसिफिक, उनके खुद के एक स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल रीजन्स में। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है इन द वेरिएबल रीजन, ये यूनिक होते हैं एक एंटीबॉडी के लिए, जो उसको एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को ही हम आइडियोटाइप कहते हैं। ओके, so the antigenic determinants of the variable heavy and variable light region unique to an antibody molecule of a given specificity। so जैसे कि मैंने बताया, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हैवी चेन एंड लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में, वो बहुत ही यूनिक होते हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के लिए, और वो एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को, और उसे ही हम आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स या आइडियोटोप कहते हैं। Okay, idiotopes. One antibody molecule has many idiotopes in the antigen binding site, या फिर एक एंटीबॉडी में बहुत सारे आइडियोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सम ऑफ इंडिविजुअल आइडियोटोप उसे हम आइडियोटाइप कहते हैं। So the antigen binding site in antibody molecules formed by the hypervariable region। एंटीजन बाइंडिंग साइट तो हाइपर वेरिएबल रीजन से ही फॉर्म होता है, एंड हर जो इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है उसे हम आइडियोटोप कहते हैं, एंड जो सम रहेगा इंडिविजुअल उसे हम आइडियोटाइप कहेंगे। अब आइडियोटोप्स जो रहते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा जो रहेगा, अल्फ़ा आइडियोटोप लाई आउटसाइड द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन। सपोज ये एक एंटीबॉडी है, तो अगर हम इसके वेरिएबल पार्ट पर जूम करें, सो दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट, एंड ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है। सो जो आइडियोटोप लाई आउटसाइड, ये सपोज कर लेते हैं कि ये आउटसाइड लाई कर रहा है द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये अल्फ़ा हो गया। उसी तरीके से बीटा जो आइडियोटोप रहेगा वो क्लोज टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट, इट विल लाई वेरी क्लोज एंटीजन बाइंडिंग साइट में, इसे हम बीटा कहते हैं।
एंड लास्ट वन गामा, गामा जो रहेगा वो प्रॉपरली वहीं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पर ही प्रेजेंट होगा. सो दिस इज गामा. Formation of anti-idiotypic antibodies. So single clone of plasma cells produces immunoglobulin molecule with identical variable region sequences. That is, they all have the same idiotype. जैसे कि मैंने बताया था, एक सिंगल बी सेल से जितने भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे उनके सभी के जो एंटीबॉडीज़ हैं उन सभी में ही सेम आइडियोटाइप होगा, सेम वेरिएबल रीजन होगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. व्हेन एंटीबॉडीज हैविंग नो और मिनिमल वेरिएशन इन आइसोटाइप्स एंड एलोटाइप्स आर इंजेक्टेड इनटू जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो एंटी इडियोटिप एंड आइडियोटाइप एंटीबॉडीज़ फॉर्म होता है. लाइक जब कांस्टेंट जब ये सिमिलर होगा, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, सो सिर्फ इस पोर्शन में डिफरेंसेस होगा, तब एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगे अगेंस्ट दिस वेरिएबल. इसे हम एंटी इडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ कहते हैं. सो सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को अगर हम समराइज़ करना हो तो इन ए सिंगल शीट, तो यहाँ पर दे रखा है सारा कुछ इन ए सिंपलर वे. आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप. सो आइसोटाइप वो होते हैं जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो कि एक क्लास और सब क्लास को डिटरमाइन करते हैं एक स्पीशीज़ में. एलोटाइप्स वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि एलील्स के फॉर्म्स ऑफ द जीन्स के डिटरमाइन होते हैं. एंड इडियोटाइप द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वी हैवी चेन एंड वी लाइट चेन, ये यूनिक होते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए ऑफ अ गिवन स्पेसिफिसिटी. लोकेशन कहाँ, दोनों ही आइसोटाइप और एलोटाइप दोनों ही कांस्टेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इडियोटाइप जो रहते हैं वो वेरिएबल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं. ऑब्ज़र्व कब होते हैं, ये तो नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं सारे में ही, जबकि ये ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलता है. एंड लास्ट, ड्यूरिंग इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़ फ्रॉम डोनर हु इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द रेसिपिएंट. स्पेसिफिक किस में होते हैं, ये आइसोटाइप स्पेसिफिक होते हैं स्पीशीज़ में, एलोटाइप स्पेसिफिक होते हैं इंडिविजुअल में, एंड इडियोटाइप स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए. तो ये था अबाउट द आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप. सो थैंक यू.